विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है और हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका को हवा देती हैं। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने ऐसी धमकी दे दी है जिससे दुनिया भर में डर का माहौल बना हुआ है। क्या दुनिया बनेगी एक और जंग की गवाह? क्या रूस यूक्रेन मिडिल ईस्ट के बाद खुलेगा जंग का एक और मोर्चा? अब चुप नहीं बैठेगा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। क्या साउथ कोरिया के साथ अब तानाशाह छेड़ेगा सीधा युद्ध? किम जोंग उन तानाशाह को पूरी दुनिया जानती है। किम की सनक से देश और मुल्क वाकिफ है। किम जोंग उन का इतिहास बताता है कि उसने जिस चीज की जिद पाली है उसे करके ही दिखाया है। यही वजह है कि किम की सनक से न सिर्फ उसके देश के लोग खौफ खाते हैं बल्कि पड़ोसी साउथ कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष तक खौफ खाते हैं। किम जोंग उन अपनी सनक से कब दुनिया को आफत में डाल दे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की अदावत का पूरा अध्याय है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ एक बार ऐतिहासिक तौर पर पिघल भी चुकी है, वो भी तानाशाह किम जोंग। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ये खुशफहमी भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी और अब एक बार फिर दोनों देशों की तनातनी युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया के सीमा पर कई ड्रोन देखे गए जिसके बाद दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आरोप लगाया है कि उसने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करके उसके इलाके में ड्रोन उड़ाया। असल में साउथ कोरिया इन दिनों अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की वजह से दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो साउथ कोरिया के साथ अपनी सीमा को स्थायी रूप से अवरुद्ध करेगा। साथ ही साउथ कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं की उकसावे वाली कार्रवाई से निपटने के लिए परमाणु हमले की भी चेतावनी दे डाली। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि नॉर्थ कोरिया को उकसाया गया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा और साउथ कोरिया का समूल नाश कर देगा। दरअसल साउथ कोरिया के नेता ने चेतावनी दी थी कि अगर किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उनके शासन का खात्मा कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया लंबे समय से युद्ध की तैयारियों में जुटा है। तानाशाह किम जोंग के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया में कई जगह जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। बम धमाके और मिसाइल हमले से कई देश के इलाके गूंज रहे हैं। खौफनाक तबाही की दास्तान लिखी जा रही है। पश्चिमी एशिया में जंग की आग लगातार भड़कती रही है। ईरान, लेबनान और इजराइल जंग की तपिश बढ़ा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण हैं।
इसराइल की सेना अब दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रही है। वहीं पूर्वी एशिया में भी हलचल बढ़ गई है। इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने ऐसी धमकी दी है कि 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की भी धुक-धुकी बढ़ गई। तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका और साउथ कोरिया को न्यूक्लियर हमले की सीधी धमकी दी है। उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जैसी दुश्मनी है, वहां कभी भी जंग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो किम जोंग उन का अगला मूव क्या होगा? क्या अब किम जोंग उन भी अपने एंड से कोई मोर्चा खोलने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़ गए। डिफेंस एक्सपर्ट है सर, स्वागत है आपका। और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रविंद्र सचदेव, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सर। सबसे पहले सर मेस्टन सर आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आप दोनों को मेरी तरफ से पहले जय हिंद। और पहला सवाल मेरा यह, क्या किम जोंग उन मौके का फायदा उठाने की ताक में, क्या वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है? आपको भी जय हिंद और दशहरा की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेरे को लगता है किम जोंग उन का ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स का स्टेटमेंट है और इस पे कोई ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि वहां लड़ाई के अभी कोई ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। यही नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 2 या 3 महीने पहले साउथ कोरिया के ऊपर कई सिटीज के ऊपर बैलून उड़ाए थे और आपको याद होगा उसमें कचरा डाला था। और अभी साउथ कोरिया ने तो बोला ये हमारे ड्रोन्स थे भी नहीं। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये एक बैटल जोन है, हम सबको पता है कि इन दोनों देश के बीच में तनाव है, तो साउथ कोरिया ने ये ड्रोन्स को मारा क्यों नहीं? इतनी प्योंगयांग उनकी राजधानी तक ये ड्रोन्स कैसे चले गए? तो ये भी एक सवाल उठता है। तो मेरे ख्याल ये, और साउथ कोरिया ने तो साफ इनकार भी कर दिया कि हमारे कोई ड्रोन्स वगैरह यहाँ से उड़े ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये भी एक टैक्टिक्स है। देखिए अभी फोकस पूरा वर्ल्ड का है मिडिल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन में। तो अभी क्या है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो कभी कभी ऐसे टाइम पे अपना वो एक ये दिखाना कि हम भी कुछ हैं, हमारा देश भी कुछ है। और ये पूरी विश्व में, जैसे आपने बोला, लड़ाई के आसार चल रहे हैं, कई जगह लड़ाई और बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे हैं जी। तो उन्होंने मेरे ख्याल ये समय सोचा कि अब मैं भी अपना थोड़ा विश्व में प्रभाव डालूं कि भाई हम भी कुछ हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मानते हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सारे फायदे हैं। और अमेरिका के लिए थ्रेट है, अमेरिका और साउथ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मेरे को अभी लगता नहीं है कोई वहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन मिस्टर सर की बात जी, मिस्टर सर माफ कीजिएगा, ईरान के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता था कि ईरान 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इसराइल के ऊपर एक साथ दाग देगा, लेकिन ईरान ने दाग दिया। तो क्या ऐसे हालात हैं कि नॉर्थ कोरिया ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है? नहीं, मैं वो जो आपने ईरान का भी सवाल दिया, देखिए वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें हिजबुल्लाह चीफ को मारा था, इनके कैपिटल तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा था। तो वो तो हम सबको पता है, ये ईरान के डायरेक्ट प्रॉक्सीज हैं और वो तो अलग बात है बिल्कुल, उसका तो इसमें कोई तुलना है ही नहीं। क्योंकि फिर तो इस प्रकार हम रशिया यूक्रेन का भी वो कर सकते हैं कि उसने इसको नेटो सपोर्ट कर रहा है तो नेटो को भी टारगेट कर सकता है रशिया। तो मेरे ख्याल मेरे को इतनी ऐसी गंभीर स्थिति नहीं लग रही है। पर हाँ, ये एक जरूर है कि एक स्टेटमेंट दिया है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हाँ, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी एज ऑन डेट जो चिन्ह दिख रहे हैं, देखिए लड़ाई के लिए भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। रशिया यूक्रेन में भी जब रशिया ने इन्वेड किया था, उससे पहले अमेरिका ने काफी चेतावनी दे दी थी कि ये एक पॉसिबल संभावना है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा। हम कई एनालिस्ट ने, सब ने तकरीबन बोला था नहीं अभी आसार नहीं लग रहे। तो पॉसिबल है, आज की युद्ध में, आज की जो वर्ल्ड है उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं वही कह रहा था सर जी। हाँ, जो अभी मिलिट्री चिन्ह है दिख नहीं रहे कि कोई ऐसा अभी एहसास दिख नहीं रहा कि वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आने वाली है। रविंद्र सचदेव सर के पास आ रहा हूं। रविंद्र सर, क्या लग रहा है आपको, क्या ये हेडलाइन में वापसी के लिए, खबरों में बने रहने के लिए एक जुगत है?
किम जोंग की, या फिर कुछ मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, या फिर कुछ आप इस इलाके में हलचल महसूस कर पा रहे हैं? नो थैंक यू। आई मीन जनरल मिनिस्टर ने बहुत सही, बड़ा राउंडेड व्यू, बड़ा कंप्लीट दिया। कपल ऑफ पॉइंट्स में भी मेरे विचार से यस वो सब है। इसके अलावा ये भी होता है, नॉर्थ वाला किम ना, जब साउथ में कोई डेवलपमेंट होती है, स्पेशली साउथ कोरिया और अमेरिकन की मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह, उस समय भी ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है और थ्रेट करता है। अभी जो हुआ है, जो हो सकता है, इस हफ्ते साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट हो गई है कि अमेरिकन करीब 28,000 ट्रूप्स हैं साउथ कोरिया में, तो उनकी जो पेमेंट है साउथ कोरिया देता है, अमेरिका कहता है बढ़ाओ, ट्रंप तो कहता है बहुत बढ़ाओ। तो एनीवे, तो अभी एक नई एग्रीमेंट बाइडन के अंडर हो गई है कल परसों, जिसमें साउथ कोरिया अब नौ $1.5 बिलियन देगा, जो कि पहले से थोड़े ज्यादा है। तो श्योर ये दिखाता है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री पार्टनरशिप स्ट्रांग हो गई है। तो हो सकता है इसने इस रिएक्शन में इस तरह की स्टेटमेंट दी। अब ये चीजें क्या हैं, ये अपेरेंटली साउथ कोरियन गवर्नमेंट नहीं भेज रही है, वहां पर होता है बलून्स वगैरह जो है वो एक्टिविस्ट साउथ कोरियन सिटीजन्स जो नॉर्थ की चाहते हैं कि भी फ्रीडम हो, और नॉर्थ के कुछ डिफेक्टर्स आके जो साउथ कोरिया में रह रहे हैं, वो लोग कई बार बलून्स में ना इवन पॉप म्यूजिक के पॉप वगैरह की यूएसबी ड्राइव्स वगैरह भी रख करके बलून में भेज देते हैं नॉर्थ में, कि वहां लोगों को वेस्टर्न आइडियाज मिले इत्यादि। तो इस तरह के भी कुछ हो सकते हैं। बट जनरल मिनिस्टर का एक पॉइंट बहुत सही था, जब उन्होंने कहा कि ये तो एक तरफ ये भी इंडिकेट करता है ना, प्योंगयांग भाई बॉर्डर से तो दूर है, तो वहां तक प्योंगयांग में आपके ड्रोन्स कैसे पहुंच गए, तो ये तो नॉर्थ कोरिया की एयर डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन उठता है फिर। तो इसमें ये है आई थिंक। एंड वन क्विक पॉइंट जो आप ईरान का और नॉर्थ कोरिया का कह रहे थे, उसमें मेरे विचार से एक सिमिलैरिटी है। देखिए, ये दोनों देश इंजीनियरिंग वाइज बहुत एडवांस्ड हैं। नॉर्थ कोरिया 60 से सोवियट्स के साथ मिलके इन्होंने कोर इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करी हुई है, इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है इंजीनियरिंग में। इनफैक्ट नायलॉन जो है उसका इन्वेंशन नॉर्थ कोरिया में हो गया था अराउंड इन 60s, उसकी बड़ी कहानी है। एंड आल्सो दे गॉट सॉलिड इंजीनियरिंग। सेम विद ईरान। ओके, ईरान भी अब अपने जो ड्रोन्स बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, ये अपनी इंजीनियरिंग से बना रहे हैं। देखो, ये रशिया को सप्लाई कर रहे हैं, राइट? इन्होंने रशिया में ड्रोन फैक्ट्री बना दी है। तो इन दोनों देशों की यस कैपेबिलिटीज इंजीनियरिंग की बढ़ रही हैं, बढ़ा रहे हैं तेजी से, एज वेल एज दोनों देश कस्प पे हैं न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के, राइट? तो वो तो ऑब्वियसली है ही है इस कॉन्टेक्स्ट में। जी, मैं इसमें एक और इसमें सवाल ऐड करना चाह रहा था। मेस्टन सर के लिए सवाल मेरा ये है, सर अमेरिका अभी 2-3 फ्रंट पर उलझा हुआ है। एक तो वो यूक्रेन फ्रंट पर उलझा हुआ है, इजराइल फ्रंट पर उलझा हुआ है। इसके अलावा अगर साउथ कोरिया के एक पर्सनल इंटरेस्ट की बात करें, तो साउथ कोरिया की मदद के लिहाज से अभी अमेरिका पूरा फोकस नहीं दे पाएगा। तो क्या नॉर्थ कोरिया को या किम जोंग उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा समय है जब हम चीन की मदद से साउथ कोरिया के ऊपर जवाबी एक तरह से जो उनकी कार्रवाई जिसको लेकर वो कहते रहते हैं, वो करने का मौका वो ढूंढ रहे हो? आपने बिल्कुल उचित बोला है। देखिए, ऐसा है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स का फोकस है, सबसे नंबर 1 फोकस तो है मिडिल ईस्ट में, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके साथ साथ उसका फोकस है रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन की सपोर्ट में। और उसके मन में ये भी है कि जो इंडो पैसिफिक ओशन है, जो फ्लैश पॉइंट है भविष्य में, जिसमें क्वाड की मेंबरशिप भारत के पास भी है और 4 कंट्रीज का ये क्वाड सदस्य है। जी बिल्कुल। तो पैसिफिक जो फ्लैश पॉइंट है वो सबसे बड़ा है चीन और ताइवान के बीच में। और एक और फ्लैश पॉइंट है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। और इसीलिए भी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये एशियन समिट में गए थे लॉस में, और हमारा भी जो एक अप्रोच है और काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमने दिए हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और डायलॉग और डिप्लोमेसी, ये सब के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए, कोई डाउट नहीं है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया ये मौके का फायदा उठा के एक नया फ्रंट खोल सकते हैं। अगर ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है और ये जो इजरायली अभी अटैक होगा ईरान पे, कभी भी तो होगा पक्का, और अगर उसके वो भीतर परिणाम होंगे, हो सकता है ये युद्ध एनलार्ज हो जाए, और जिसको मैं बोलूंगा यूनाइटेड स्टेट्स इस लड़ाई में डायरेक्टली सक इन हो सकता है, मतलब शामिल हो सकता है। ऐसी हालात में मेरे को लगता है ये चीन और नॉर्थ कोरिया जब ये देखेगा कि अमेरिका यहाँ इंटेंगल हो गया है, फंस गया है, तो एक नया फ्रंट खोलने के चांसेस हैं इंडो पैसिफिक में, और 2 फ्लैश पॉइंट्स हो जाते हैं।
इंडो पैसिफिक में एक ताइवान वाला और एक ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी एज ऑन डेट हालात इस प्रकार नहीं दिख रहे हैं ये। लेकिन जो आउटकम होगा ये इजरायली अटैक्स का और उसके बाद काउंटर स्ट्राइक जो होंगे ईरानियन का, मेरे ख्याल वो बहुत बड़ा एक फ्यूचर है कि ये वर्ल्ड में किस प्रकार की, देखिए हर चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकती है अगर ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया जा सकता है, और अगर यूएन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ सकेन हो जाता है तो आप निश्चित रहिए कि चाइना तो पक्का एक वहां पर फ्रंट खोलेगा, क्योंकि उसको फायदा है, क्योंकि उसकी ये 3 कैरियर ग्रुप्स आज मेडिटेरियन और पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड हैं। तो कहाँ कहाँ अमेरिका की भी एक सीमित होती है, और मिलिट्री में कहावत है यू कैन ओनली फाइट मैक्सिमम 1 फ्रंट प्रॉपरली, यू कैन नॉट फाइट 3-3, 4-4 फ्रंट्स में। तो यस, आपका बहुत उचित सवाल है और इसका फायदा उठाया जा सकता है सही समय पे। बिल्कुल सर, इसमें दो बातें हैं, मैं रॉबिन सर से भी सवाल ले लेता हूं। दो बातें तो तय हैं, एक तो इजराइल ईरान से बदला लेगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे गए उसका एक बदला, एक रिवेंज इजराइल की तरफ से आएगा। वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन के बाद आए, कभी भी आ सकता है। और दूसरा एक और तय वॉर जो माना जा रहा है वो ताइवान वाला वॉर माना जा रहा है, जो मिस्टर सर भी कह रहे हैं कि आज कल 1 महीने बाद, 6 महीने बाद अमेरिका ताइवान में घुसे, माफ कीजिएगा, चीन ताइवान में घुसेगा ही घुसेगा। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। रॉबिन सर, दोनों बड़ी महान चीजें आपने रख दी सामने सर। हाँ, बट यस, देखिए जो इजराइल अटैक है डेफिनेटली, बट मेरे विचार से इस पूरे जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है बिफोर इजराइल अटैक्स ईरान, और वो ये है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है। अच्छा, देखिए ईरान एनरिचमेंट के पास पहुंच गया है, कहा जाता है कि उसके पास अभी वो टेक्नोलॉजी, देखिए दो चीज होती है, न्यूक्लियर का फ्यूल जो यूरेनियम एनरिच्ड है, उस बारूद को मानिए, उस बारूद को आपको रॉकेट के अंदर रखना है, उसमें डेटोनेटर लगाना है, गाइडेंस सिस्टम लगाना है, वो सारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और चाहिए होती है। तो ईरान शायद अभी वहां नहीं पहुंचा, पर ईरान ने मान लीजिए वो बारूद बना लिया है, तो बारूद बना करके अपना टेस्ट करके दुनिया को दिखा दे भैया आई एम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट नाउ। आई थिंक उसके एक बहुत ही अलग जाएंगे, क्या होगा, कैन नॉट से, वी डू नॉट नो। सो दैट कैन बी अ गेम चेंजर। ईरान इतना फंस गया, इतना कॉर्नर हो गया है जी, जब उसे लगेगा कि अब मैं क्या करूं, फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी अ स्ट्रैटेजी, आई मीन हो सकती है वेरी। सेकेंडली रिगार्डिंग ताइवान, ताइवान का मोरलेस एस्टिमेट ये है अमेरिकन इंटेलिजेंस का कि 2027 तक चाइना मिलिट्री रूप से पूरा ताकतवर हो जाएगा अपनी नेवी के साथ लेकर के, जो इंडो पैसिफिक ओशन वगैरह है वो अमेरिका से ज्यादा भारी होगा। ओके, सॉरी। तो उस समय चाइना ताइवान पे अपना कार्रवाई शुरू कर सकता है, विच कुड बिगिन विद इकोनॉमिक ब्लॉकेड, और फिर चीजें बढ़ती जाएंगी, राइट। वैसे भी याद रखिए शी जिनपिंग ने कहा है कि ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम ताइवान का मुद्दा सॉल्व करके जाएं और अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ेंगे। अब शी जिनपिंग की उम्र क्या होगी, मे बी 75, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट 10-15 साल, जब तक उसको भगवान उम्र दे, अच्छी दे, राइट, 10-15 साल में शी और इसके एज के जो सारे पॉलिटिकल एडवाइजर्स, लीडर्स हैं, उनको ये करना है। तो अगले 10-1 साल में तो होना ही है कोई बड़ा कदम ताइवान को लेकर के। वो जल्दी हो जाएगा शायद, और जल्दी इसलिए होगा क्योंकि देखिए अमेरिका पिछले 3-4 साल से ज्यादा जाग गया है। अमेरिका बहुत कंसर्न था चाइना से, बट कोविड के बाद से अमेरिका सडनली रियलाइज किया कि ये भीषण हो गया। अब अमेरिका बहुत बड़े रूप से इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी गुआम की डिफेंस में, वहां ऑफेंसिस में नए बेसिस बनाने बहुत तेजी से। अब अमेरिका रेस लगा रहा है, तो चाइना को अब ये दिख रहा है कि अगर ज्यादा टाइम मिल गया अमेरिका को, तो अमेरिका बहुत रेस लगा के बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो सॉरी, चाइना एक पॉइंट पे सोच सकता है जब उसे लगे कि मेरा अभी समय ठीक ठाक है और अमेरिका भी अभी पूरा दोबारा फिर से बहुत पावरफुल नहीं हो गया, वो जो विंडो होगी उस विंडो में चाइना एक्ट करेगा। सो दैट विंडो कुड बी करीब 3-1 साल में या 2 साल में। बिल्कुल, लेकिन इसमें किम जोंग की भूमिका क्या रहेगी और वो फिलहाल क्या करना चाह रहा है? किम तो देखिए, किम ये चाह रहा है, वो चाह रहा है सैंक्शंस हटाओ मेरे से। उस पे जो सैंक्शंस लगी रहती है वो बार बार ये कहता है मेरे पे सैंक्शंस क्यों है, सैंक्शंस हटाओ, वो थ्रेटन करता है।
दूसरा, वो जितना अपने को थोड़ा पावरफुल दिखाता है उतना उसके पास चाइना और रशिया से उसकी लीवरेज बनती है। भाई ये थोड़ी है, किम भी चाहता है कि मेरे को जो चाहिए कुछ दो, अब रशिया भी हिचकिचाता है और चाइना भी हिचकिचाता है। ओके, क्योंकि वो अपने अलग अलग एंगल से नहीं चाहते कि जरा ज्यादा पावरफुल हो जाए, राइट, बट ये चाहता है, अब जैसे मानिए ये चाहते हैं कि चाइना से मेरी इकोनॉमी इंटरलिंक हो जाए, ज्यादा रशिया से हो जाए, राइट, तो वो अपने को पावरफुल दिखाना चाहता है इस ग्रुप के अंदर। अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी दिखा रहा है, वो अलग एंगल से दिखा रहा है कि मैं पावरफुल हूं, मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, मेरी ये क्षमता है। तो वो अपने को ज्यादा पावरफुल दिखा करके, भाई अगर एक बिग पिक्चर में देखिए, चाइना को एक अलाय चाहिए सॉलिड, नॉर्थ कोरिया जैसा, बूम, जो अल्टीमेट वर्ल्ड वॉर हो अमेरिका के साथ, चाइना अमेरिका की, तो अमेरिका को अगर एक चाहिए अलाय ऑल्सो, नॉर्थ कोरिया है, मिसाइल्स है, रेंज है, हाइपरसोनिक है, न्यूक्लियर है।